हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम राजन सिंह और मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा हूं। भूगोल की आज आपके सामने द्वितीय क्लास प्रारंभ होने जा रही है और द्वितीय क्लास जब आप देख रहे हैं तो इसके पहले आप फर्स्ट क्लास जरूर देख लेना, क्योंकि ये जो क्रम से मैंने सीरीज चलाई है वो लगातार आपकी चलती रहेगी। पहली क्लास में मैंने आपको भूगोल का एक सामान्य और बेसिक परिचय मैंने बताने का प्रयास किया था और मुझे उम्मीद है कि वो क्लास आपको बेहतर समझ में आई होगी। जो भी पॉइंट मैंने आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से बताए हैं वो आपको जरूर समझ में आए होंगे और आप लिख भी रहे होंगे। देखो, एक और मैं आपको कंसेप्ट, एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर किसी पीपीटी का या किसी पीडीएफ का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आगे मुझे जरूरत पड़े कुछ ऐसे कंटेंट के लिए कि जहाँ पर केवल थ्योरी वाला है, जहाँ पर थ्योरी वाला मैटर है, तो हो सकता है मैं कुछ पीपीटी या पीडीएफ आगे चल के उपयोग करूंगा। लेकिन अभी जो प्रारंभ में आपकी क्लास चल रही है उस क्लास में हमारे हिसाब से आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं लिख के नहीं आपको बताऊंगा तब तक वो चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो बच्चों, आपने पहली क्लास को आपने अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। आज उसी क्लास के आगे मैं बढ़ रहा हूं। कल मैंने आपको लास्ट बिंदु मैंने इस बात पे छोड़ा था कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है और भारत का जो देशांतीय विस्तार है वो कितना और कितना है। मैंने दोनों पॉइंट आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया था कि अक्षांशीय विस्तार यदि मैं देखूं तो सबसे अक्षांशीय विस्तार आपका 8.8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है और यह जाता है कहां तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक आपका जाता है। तो ये उत्तरी अक्षांश, मैंने जब ये शब्दों की बात आपकी हो रही है बच्चों, तो शब्दों में आप ध्यान से समझना कि जब मैंने आपको ये चित्र मैंने बनाया था और इसमें बहुत सारे अन्य पॉइंट भी आपके साथ में मैंने डाले थे। ध्यान से समझो आप। देखो, बार बार यदि आप चित्र बनाओगे और बार बार इन चीजों को समझने का प्रयास करोगे तो ये निश्चित है कि आपको एक एक बिंदु आपको समझ में आएंगे। देखो, ये भारत की मुख्य भूमि है। ये क्या है? भारत की मुख्य भूमि है और भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो प्रारंभ होता है, अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है वो कहां से होता है? 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। कहां तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट तक। और इसे कौन सी दिशा में आपको बढ़ना पड़ेगा? उत्तर की ओर। तो हम शब्द कौन सा जोड़ेंगे? उत्तरी। और कौन सी रेखाएं पार करेंगे? जब आप ऐसे उत्तर की ओर बढ़ोगे बच्चों तो कौन सी रेखाएं आपकी पार होंगी? अक्षांशीय। तो क्या पढ़ेंगे आप? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय। क्या पढ़ोगे? उत्तरी अक्षांशीय। क्लियर है बच्चों इतना? इसके बाद जब आप यहां पे पहुंचोगे तो भी तो आप उसी दिशा में बढ़े थे, तो आप यहां पे जोड़ोगे क्या? उत्तरी अक्षांशीय। क्या जोड़ोगे बच्चों? उत्तरी अक्षांशीय। ये शब्द जरूर जोड़ोगे। ऐसे ही जब यहां पे आप देशांतीय विस्तार की बात करोगे तो देशांतीय विस्तार जो होगा आपका वो कहां से जाएगा? आपका 61 डिग्री 7 मिनट से। कहां से जाएगा बच्चों? 61 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट से जाएगा और कहां तक जाएगा? 97 डिग्री 25 मिनट। कहां तक जाएगा बच्चों? 97 डिग्री 25 मिनट तक जाएगा। ये आपका कौन सा होगा? ये आपका होगा अक्षांश, ये होगा आपका देशांतीय विस्तार। अब बात को समझो आप। जब आप देशांतीय विस्तार की बात करोगे तो देशांतीय विस्तार आपको पूरब की ओर चलना होगा। कहां चलना होगा? पूरब की ओर। जब पूरब की ओर आप ऐसे चलोगे, जब पूरब की ओर बच्चों आप इस प्रकार से चलोगे, इस प्रकार से पूरब की ओर चलोगे तो यहां पे कौन सा होगा? 61 डिग्री 7 मिनट। कौन सी दिशा में चल रहे हो? पूर्वी। तो पूर्वी। और जब पूरब की ओर चलोगे तो बच्चों कौन सी रेखाएं आपकी पार होंगी? ऐसी कौन सी रेखाएं आपकी पार होंगी? तो वो होंगी आपकी देशांतीय। ये खड़ी रेखाएं कौन सी होती है? देशांतीय। तो शब्द क्या जोड़ दोगे? 61 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतरीय। क्या बोलोगे? पूर्वी देशांतीय। और ऐसे बढ़ते बढ़ते आप कहां पहुंचोगे? 97 डिग्री 25 मिनट से कहां पर? पूर्वी देशांतर पर। कहां पहुंचोगे बच्चों? पूर्वी देशांतर पर। तो बच्चों, इतनी बात मैंने आपके सामने कल की थी और कल मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी
और मैं आपको इसमें बता देता हूं, और भी मैंने आपको बच्चों क्या बताया था। मैंने आपको सबसे पहली बात तो एक चीज ये बताई थी कि सबसे उत्तरतम बिंदु, सबसे उत्तरतम बिंदु यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु बताओ, तो मैंने आपको बताया था कि ये उत्तरतम बिंदु क्या होगा, इंदिरा कॉल। क्या होगा बच्चों, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल की कल मैंने आपको चर्चा भी की थी। इंदिरा कॉल ये लद्दाख में आपका पड़ेगा, ठीक है। सबसे दक्षिणतम बिंदु यदि आपसे पूछा जाएगा, सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा, तो वो क्या होगा, वो होगा आपका केप कोमोरिन। क्या होगा बच्चों, केप कोमोरिन। क्या होगा बच्चों, केप कोमोरिन, कोमोरिन। और केप कोमोरिन कहां पड़ेगा, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का मतलब है कि तमिलनाडु में। कहां पड़ेगा बच्चों, कन्याकुमारी में। ऐसे ही आपसे यहां पे पूछा जाएगा कि सबसे पश्चिमी बिंदु बताओ, तो सबसे पश्चिमी बिंदु आपका कौन सा होगा, गोहार मोती। कौन सा होगा, गोहार मोती। और ये गोहार मोती कहां पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा गुजरात में। कहां पड़ेगा, गुजरात में। ऐसे ही आपका पूर्वी देशांतर में आपका यहां पर सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाएगा, तो आपको बताना है क्या बच्चों, कीबिथु। क्या बताना है आपको बच्चों, कीबिथु। और कीबिथु कहां पड़ेगा, अरुणाचल प्रदेश में। इतनी बातें मैंने आपको बताई थी और कल इसी बिंदु पर मैं आपको छोड़ के गया था, ठीक है। आज इसके आगे की बातें हम समझने का प्रयास करते हैं, और आगे की बातों में मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपको कंसेप्ट कहां पर याद रखना है और कहां पर नहीं। जब आप बच्चों आप क्या पढ़ते हो, जब आप ये चीज पढ़ते हो कि यहां पर सबसे दक्षिणतम बिंदु है, यहां पे क्या है बच्चों, सबसे दक्षिणतम बिंदु। और यहां पर जो दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन पाया जाता है, ध्यान से समझो, वो केप कोमोरिन 8 डिग्री 4 मिनट। कितना, 8 डिग्री 4 मिनट है। कौन सी रेखा, कौन सी दिशा में, उत्तरी। और कौन सी रेखाएं पार करोगे, अक्षांश से, तो उत्तरी अक्षांश पर। कहां पर, उत्तरी अक्षांश पर। उत्तरी अक्षांश पर आपको भारत की मुख्य भूमिका, ध्यान से समझना आप, मैं क्या बोल रहा हूं, इसे 8 डिग्री 4 मिनट की उत्तरी अक्षांश पर भारत की मुख्य भूमिका, ध्यान से समझना, भारत की मुख्य भूमिका, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु। कौन सा बच्चे, दक्षिणतम बिंदु। और ये दक्षिणतम बिंदु कौन सा होगा, और दक्षिणतम बिंदु आपका कौन सा हो जाएगा बच्चे, केप कोमोरिन। कौन सा हो जाएगा, केप कोमोरिन। दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, केप कोमोरिन। और ये केप कोमोरिन कहां पड़ेगा आपका, तमिलनाडु। मैंने शब्द क्या बोला, मैंने शब्द ये बोला कि सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत की मुख्य भूमिका। तो ये तो भारत की मुख्य भूमि थी, और भारत की मुख्य भूमिका क्या हो गया, सबसे दक्षिणतम बिंदु हो गया बच्चे, कौन सा हो जाएगा, केप कोमोरिन। अब दूसरी बात को समझो। अब इसके बाद की बातें आप समझने का प्रयास करोगे, तो यहां पर देखोगे आप, मैं इस केप कोमोरिन को उठा के यहां पे रखे दे रहा हूं, यहां पे, ठीक है। तो ये केप कोमोरिन हो गया। अब देखो यहां पे, इसके बाद इस तरफ फैले हुए हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन से द्वीप समूह फैले हुए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह फैले हुए हैं। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां से देखोगे आप, तो यहां पर ये कौन सा भाग है, ये बंगाल की खाड़ी है। और बंगाल की खाड़ी में आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह ऐसे मिलेंगे। आपको सबसे ऊपर मिलेगा नॉर्थ अंडमान। कौन सा मिलेगा बच्चे, नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान मिलेगा। फिर उसके बाद कौन सा मिलेगा आपको, मिडिल अंडमान। नॉर्थ के बाद आपको कौन सा मिलेगा, आपको मिडिल अंडमान। कौन सा मिलेगा बच्चे, मिडिल अंडमान। कौन सा मिलेगा, मिडिल अंडमान। फिर इसके बाद आपको मिलेगा साउथ अंडमान। कौन सा द्वीप मिलेगा, साउथ अंडमान। कौन सा मिलेगा, साउथ अंडमान। साउथ के बाद आपको मिलेगा एक अंडमान, कौन सा, जिसे हम बोलते हैं लिटिल अंडमान। क्या बोलते हैं, लिटिल अंडमान। क्या बोलते हैं बच्चे, लिटिल अंडमान। इसके बाद आपको निकोबार के मिलेंगे, तो आपको मिलेगा नॉर्थ, आपको मिलेगा कौन सा, आपको मिलेगा कार निकोबार, फिर मिलेगा लिटिल निकोबार। तो सबसे ऊपर जो आपको निकोबार मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, कार निकोबार। कौन सा मिलेगा बच्चे, कार निकोबार। कौन सा मिलेगा, कार निकोबार, कार निकोबार। फिर इसके बाद आपको मिलेगा कौन सा, कार के बाद मिलेगा आपको कौन सा, अगला मिलेगा लिटिल निकोबार। कौन सा मिलेगा, लिटिल निकोबार। कौन सा मिलेगा, लिटिल निकोबार।
इसके बाद आपको मिलेगा, एक मिलेगा ग्रेट निकोबार। क्या मिलेगा? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं, ग्रेट निकोबार को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसका एक नाम और है ग्रेट निकोबार, और ग्रेट निकोबार को हम लोग दूसरा नाम बड़ा निकोबार भी जानते हैं। किस नाम से? बड़ा निकोबार। ठीक है, क्लियर है आपको? तो बात को समझो। अब मुझे आप एक चीज बताओ, मैंने आपसे कहा कि जब आप इस रेखा पर खड़े थे यहां पर, तो यहां पे तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश था ना? कितना था? 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश था। अब इसके नीचे तो आप आ जाओगे तो और आ जाएगा, और भी नीचे आ जाएगा ना? तो और भी नीचे आ जाएगा, तो यहीं से आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा कि आप बताओ भारत का दक्षिणतम बिंदु। यदि मुख्य शब्द जुड़ा हुआ है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो वो दक्षिणतम बिंदु हमारा बच्चे क्या हो जाएगा? केप कोमोरिन। और यदि उसने ये कहा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बताओ, तो इस ग्रेट निकोबार पे मिलेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का दक्षिणतम बिंदु। और भारत का वो दक्षिणतम बिंदु क्या होगा? वो होगा आपका इंदिरा पॉइंट। क्या होगा बच्चे? इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा बच्चे? इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा बच्चे? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट को एक और नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। किस नाम से जानते हैं बच्चे? पिग्मेलियन पॉइंट। किस नाम से जानते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। और यह ग्रेट निकोबार, यह इंदिरा पॉइंट कितने पर मिलेगा बच्चे? ये मिलेगा आपको 6 डिग्री 4 मिनट। कौन सी रेखा, किस दिशा में चलोगे आप? उत्तरी। और कौन सी रेखा पार करोगे? अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश पर आपको क्या मिलेगा? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु मिलेगा। मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत का जब मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे, तो आपका आंसर क्या होगा? केप कोमोरिन होगा। और यदि वो ये कहता है, मुख्य शब्द नहीं लगाता है, तो ये मुख्य शब्द नहीं लगाता है और वो पूछता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु बताइए आप, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, या क्या हो जाएगा? पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, अब और मैं प्रश्न आपको बताता हूं। देखो, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे और प्रश्न पूछा जाएगा कि आप बताओ, जो आपसे और प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि आप बताओ अंडमान निकोबार की जो राजधानी है वो किस द्वीप पर है? तो इस द्वीप पर, साउथ अंडमान पर क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या है? पोर्ट ब्लेयर। क्या हो जाएगा? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहां की? अंडमान निकोबार की क्या राजधानी किस पर है? साउथ अंडमान पर। एक और चीज आप यहां पे समझो कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक पासिस है, एक चैनल है, जिसका नाम क्या है? डंकन पासिस। क्या होगा? डंकन पास या डंकन चैनल। क्या बोलते हैं? डंकन पास या डंकन चैनल। एक और मैं पॉइंट आपको बच्चों बताता हूं, कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो अलग करता है वो कौन करता है? 10 डिग्री चैनल। क्या करता है? 10 डिग्री चैनल। कौन 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? कार निकोबार और लिटिल अंडमान को क्या करता है? अलग करता है। क्या करता है? लिटिल अंडमान को क्या करता है? अलग करता है। तो प्रश्न ध्यान से सुनो आप। मैंने क्या कहा कि नॉर्थ अंडमान के बाद क्या होगा? मिडिल अंडमान, फिर क्या होगा? साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर इसके बाद कार निकोबार, फिर लिटिल निकोबार, फिर क्या होगा? ग्रेट निकोबार। इस ग्रेट निकोबार पे ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कितने पर है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जिसका नाम क्या होगा बच्चे? इंदिरा पॉइंट होगा। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे? पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। और इस साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को जो पासिस अलग करता है वो कौन सा? डक्कन पासिस है। और लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जो अलग करता है वो 10 डिग्री चैनल है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो किस पर है? वो है आपकी साउथ अंडमान पर। बताओ बच्चों, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, इतना क्लियर है? हमारे हिसाब से क्लियर होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। चलो अभी इसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत से और प्रश्न आपसे क्या क्या पूछे जाते हैं।
ठीक है। आपसे एक प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत से ये प्रश्न पूछा जाएगा कि संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान बताइए। आपसे भारत से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे संबंधित बच्चे? भारत से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप ये बताओ संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से। प्रश्न देखो आप क्या प्रश्न पूछेगा। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान, भारत का पूछ रहा है ना, तो दृष्टि से भारत का, दृष्टि से स्थान कौन सा होगा, स्थान कौन सा होगा भारत का। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जब स्थान पूछेगा तो हमारा स्थान कौन सा हो जाएगा? 7वां, मतलब 7वां स्थान तक हमारा होगा। और इसके पहले कौन से देश आएंगे? तो इसके पहले मैं एक ट्रिक लिख रहा हूं, उस ट्रिक के माध्यम से आपको सीखने का प्रयास करना है। वो ट्रिक होगी रुक क्यूबा। वो क्या होगी? रुक, मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूं, रुक क्यूबा, CUBA। और जब ये रुक क्यूबा 6 देशों में आ जाएगा, रूस से क्या हो जाएगा? रूस क्या हो जाएगा बच्चे? रूस से रूस हो जाएगा। का से क्या हो जाएगा? का से हो जाएगा कनाडा। का से क्या हो जाएगा? कनाडा। सी से क्या हो जाएगा? चाइना, मतलब चीन। यू से क्या आ जाएगा? USA। बी से क्या आ जाएगा? ब्राजील। क्या आ जाएगा बच्चे? ब्राजील। और ए से क्या आ जाएगा? ए से आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या आ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ए से क्या आ जाएगा बच्चे? ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद हमारा भारत जो मिलेगा वो 7वें स्थान पर आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? 7वें स्थान पर आपको क्या मिल जाएगा? आपका भारत मिलेगा, जिसका स्थान कितना होगा? जिसका स्थान होगा 7वां। जिसका स्थान कितना होगा बच्चे? जिसका स्थान होगा 7वां। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का स्थान विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, तो वो कौन सा होगा? 7वां स्थान होगा। एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा। यदि ये प्रश्न पूछा जाता है कि संसार के कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के पास कितना क्षेत्रफल है, प्रश्न को समझो आप, प्रश्न की प्रकृति को आप समझने का प्रयास करो। मैंने क्या कहा कि संसार के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का भारत के पास कितना है, तो वो भारत के पास भूमि है 2.4%। संसार का कुल क्षेत्रफल आप कितना मान लो? आप 100% मान लो। और 100% में से हमारे पास जो भूमि है वो कितनी है? केवल विश्व में केवल भारत की भूमि कितनी है? 100% में से 2.4%। कितना नेतृत्व, कितना क्षेत्र हमारे पास है? 2.4%। अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। अगला प्रश्न क्या पूछेगा एग्जाम में? अगला प्रश्न आपसे पूछेगा कि संसार में जनसंख्या की दृष्टि से हमारा स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से स्थान, किसका स्थान? भारत का। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान क्या होगा बच्चे? सेकंड होगा। भारत का स्थान कौन सा होगा? सेकंड होगा। और फर्स्ट स्थान किसका होगा? फर्स्ट स्थान किसका होगा बच्चे? चीन का होगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि सर हमने तो भारत को सुना है, तो अभी कोई ऑथेंटिक डाटा हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, ऑथेंटिक का मतलब होता है कि कोई जनगणना का डाटा अभी हमारे पास नहीं आया है कि हम भारत को फर्स्ट स्थान पे रखें। लेकिन इतना जरूरी है कि भारतवासियों ने ये कमाल कर दिखाया है। लगभग मैं मान के चल रहा हूं कि ये भारतवासियों ने ये कमाल करके दिखा दिया है कि हम जनसंख्या में प्रबल हैं। हम चीन को भी पीछे छोड़ सकते हैं। और ये हो सकता है कि जिस दिन हमारे पास जनगणना आएगी उस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी जनसंख्या है भारत में। तो ये प्रश्न आपसे जरूर बच्चों बनेगा, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, आप एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि भारत में संसार की कुल जनसंख्या कितना निवास करती है। प्रश्न एक और बनेगा बच्चे, प्रश्न बनेगा भारत में संसार की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? कुल जनसंख्या का प्रतिशत हमारे पास कितना है बच्चों? तो विश्व की अरब
विश्व की जो जनसंख्या है वो है लगभग 7 अरब, और 7 अरब को यदि हम क्या करें 100% मान लें तो उस 100% में से 17.5%, कितना बच्चों 17.5% कहां निवास करती है, ये जनसंख्या भारत में निवास करती है। कितनी, मतलब विश्व की कुल जनसंख्या का हमारे पास कितनी जनसंख्या है, तो वो है हमारे पास 17.5%। कितनी हो जाएगी बच्चों, 17.5% हमारे पास क्या हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी। वैसे आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत की कुल जनसंख्या आप बताओ, तो भारत की आपको 121 करोड़ बताना है। भारत की जनसंख्या, आपसे भारत की जनसंख्या पूछा जाएगा तो भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। कितनी है, 121 करोड़। और मैं ये डाटा आपको बता रहा हूं 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना, लेकिन अभी 2021 की जनगणना हमारे पास नहीं है, नहीं तो उसके अनुसार हम बताते। अगला प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि भारत का कुल क्षेत्रफल, ये सारे तथ्य हम आगे चल के जब आपको जनगणना पढ़ाएंगे या अन्य चीजें आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपके आ जाएंगे। क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल, तो आपको बताना है 3287,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, भारत का क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको इतना, जरूर कमेंट करके बताना। क्लास आपको पसंद आ रही होगी। मैं आपको बस इतना कह रहा हूं कि मैं आपको 100% देने का प्रयास करूंगा, कोई भी चीज या कोई भी बिंदु नहीं छोड़ूंगा। अभी मेरी स्पीड स्लो है और मैं लेके भी चला हूं स्लो, कि धीरे धीरे मैं बच्चों से कनेक्ट हो सकूं। आप मुझे पहली बार सुन रहे हो सकता है कि कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सर की लैंग्वेज प्रॉब्लम। तो वो क्या होता है कि कई बार टीचर जब नया होता है आपके सामने और जब उससे हमारा जुड़ाव नहीं होता है या उसकी बातों से हमारा जुड़ाव नहीं है या टीचर से प्रेम नहीं, तो वही लगता है कि यार ये टीचर कैसे हमें समझाएगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको चीजें आप हमारे साथ में समझ में आ रही होंगी और धीरे धीरे आप जुड़ते भी जा रहे होंगे। अब आगे हम लोग अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक में आपको एक चीज समझाने वाला हूं। आपने एक शब्द सुना होगा, आपने मानक समय, भारतीय मानक समय, आपने शब्द सुना होगा भारतीय। एक टॉपिक ही मैं पूरा ले रहा हूं, भारतीय मानक समय। शब्द हमारे पास क्या है, भारतीय मानक समय। ठीक है, इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं बच्चे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, IST। अब बात को समझो, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय क्या है, इस बात को समझना है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ये तय क्या करती है, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तय क्या करती है, ये तय करती है भारत का समय। मैं क्या बता रहा हूं, भारत का समय, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या करती है, भारत का समय निर्धारित करती है। बच्चों क्या करती है, भारत का समय निर्धारित करने के लिए ये IST है। क्या तय करती है, ये भारत का समय क्या करती है, ये निर्धारित करता है। कौन निर्धारित करता है, ये IST करती है। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि गुरुजी फिर ये बताओ विश्व का समय कौन निर्धारित करता है। बात को समझो आप, मैंने कहा कि भारत का समय जो निर्धारित करता है वो करता है कौन मेरे बच्चे, वो IST करता है। कौन करता है, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम करता है। तो फिर विश्व का समय कौन निर्धारित करता है, मैंने शब्द लिखा कि विश्व का समय निर्धारित कौन करता है। फिर विश्व का समय कौन निर्धारित करता है, तो ये करती है ग्रीनविच टाइम। आपने ग्रीनविच रेखा का नाम सुना होगा, या ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। क्या बोलते हैं, GMT, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम यह क्या करती है, यह विश्व का टाइम निर्धारित करती है। यह क्या करती है बच्चों, विश्व का टाइम निर्धारित करती है।
अब बात मैं आगे बढ़ा रहा हूं, समझते चलिए अब धीरे धीरे। मैंने कहा कि भारत में जो IST है, ध्यान से समझो, जो भारत में जो IST है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, यह कितना है 82.5 डिग्री किसको माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। किसको माना गया? देशांतर। किसको माना गया बच्चे? देशांतर रेखा को माना गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। क्या माना गया है? IST माना गया है। क्या माना गया बच्चे? IST। और इस 82.5 डिग्री से जो टाइम निकल के आता है, वो आता है हमारा क्या? प्लस 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट 5 घंटे 30 मिनट किससे? GMT से। किससे निकल के आता है? GMT से। किससे निकल के आता है? GMT से। अब देखो ये समय कैसे आया। मैं यहां पे एक ग्लोब लेता हूं। इस ग्लोब में आप देखेंगे, कभी यदि आपने नजर डाली हो, ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच ऐसी एक रेखा निकाली गई है, ऐसी। ये क्या है? GMT है। ये कौन सी है? ये रेखा जो है ये कौन सी है? GMT। और ग्रीनविच इसका नाम क्यों रखा? बात को समझो आप। ग्रीनविच इसका नाम इसलिए रखते हैं क्योंकि ये ग्रीनविच वेधशाला इंग्लैंड से निकलती है। किससे निकलती है? ग्रीनविच वेधशाला। जो वेधशाला है, वेधशाला इंग्लैंड मतलब लंदन से वेधशाला है। वेधशाला ये कहां पर है? लंदन में है। और यहां लंदन से ये निकलती है, इसका इसलिए हमने क्या नाम रख दिया? ग्रीनविच मीन टाइम रख दिया। अब ग्रीनविच मीन टाइम में होता क्या है बच्चे? ग्रीनविच मीन टाइम में होता क्या है? यही पॉइंट समझने का है कि ग्रीनविच मीन टाइम, ये देखो, ये इसमें देखोगे तो ए वाली दिशा कौन सी है हमारी? ए वाली दिशा है पूर्वी। कौन सी दिशा है? पूर्वी। ए वाली दिशा कौन सी है बच्चे? ए वाली दिशा है हमारी पश्चिमी। कौन सी दिशा हो जाएगी? ए वाली दिशा हो जाएगी हमारी कौन सी? पश्चिम। ऊपर उत्तरी और नीचे क्या हो जाएगी? दक्षिण दिशा। जब कोई व्यक्ति, ध्यान से समझो आप, जब कोई व्यक्ति इस ग्रीन मतलब GMT रेखा से किस तरफ जाता है? पूरब की ओर जाता है। किस तरफ जाता है बच्चे? पूरब की ओर जाता है। किस तरफ जाता है बच्चे? ग्रीनविच मीन टाइम से पूरब की ओर जाता है तो टाइम हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। टाइम क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति ग्रीनविच मीन टाइम के किस तरफ जाता है? ये किस तरफ जाता है? पश्चिम की तरफ जाता है। किस तरफ जाता है बच्चे? पश्चिम की तरफ जाता है। किस तरफ जाता है? पश्चिम की तरफ जाता है तो टाइम हमेशा कैसा होता है? घटता है। टाइम क्या होता है? घटता है। बात को समझो, मैं अलग से इस पॉइंट को लिख रहा हूं। मैंने क्या कहा? जब कोई व्यक्ति, मैंने कहा कि GMT पर कोई व्यक्ति खड़ा है, GMT पर, और GMT से यदि वो पूर्वी की ओर जाता है, वो व्यक्ति किस दिशा में जाता है? पूर्वी की ओर जाता है। वह व्यक्ति भी किस दिशा में जाता है? पूर्वी की ओर जाता है तो टाइम क्या होगा बच्चे? टाइम प्लस होगा। टाइम उसका प्लस होगा, मतलब उसे फायदा होगा। टाइम उसका क्या होगा? प्लस होगा। यदि कोई व्यक्ति GMT से किस तरफ जाता है? पश्चिम दिशा की ओर जाता है। किस तरफ जाता है? पश्चिम दिशा की ओर जाता है तो टाइम उसका क्या होता है बच्चे? टाइम उसका क्या होता है? घटता है। टाइम क्या होता है? घटता है। और यहां पर जाता है, पूरब की ओर जाता है तो टाइम क्या होता है? उसका बढ़ता है। टाइम उसका क्या होता है? बढ़ता है। अब आप वो दिन याद करो जब मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी, और वो एक चीज मेरे बच्चे क्या थी? एक चीज ये थी कि जब मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था ये चीज कि आप यहां पर खड़े हो, ये भूमध्य रेखा है, यहां से मैंने एक 0 डिग्री देशांतीय रेखा डाली, तो हमारा भारत कहां पर है? ध्यान करो, वो चीज आपको याद आ रही हो। हमारा भारत कहां पे था बच्चे? हमारा भारत ही यहां पे था। हमारा भारत ही, ऐसे मान लो आप, ठीक है, हमारा भारत ही यहां पे। और हमें भारत पहुंचना है तो हमें भारत पहुंचने के लिए यहां अक्षांश से उत्तर दिशा की ओर जाना पड़ेगा। अक्षांश से किस दिशा की ओर जाना पड़ेगा? उत्तर दिशा की ओर जाना पड़ेगा। और हमें देशांतर से, इस देशांतर 0 डिग्री जो देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर से हमें किस तरफ जाना पड़ेगा?
पूरब की ओर जाना पड़ेगा। और इस 0 डिग्री देशांतर को लगभग ये मान के चलो क्या माना गया है, GMT माना गया है। क्या माना गया है, GMT। जो 0 डिग्री देशांतर है उसे क्या माना गया है, GMT माना गया है। और इस GMT से जब हम भारत की ओर चलेंगे तो भारत की ओर चलने पर इसका मतलब ये हुआ कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम पूर्व की ओर जा रहे हैं। और पूर्व की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टाइम कितना होगा, हमारा टाइम होगा प्लस। और पूर्व की ओर जा रहे हैं तो भारत में क्या निकाली गई है, भारत में एक रेखा निकाली गई है। ध्यान से देखो आप इस चीज को, भारत में क्या निकाली गई है, एक रेखा। भारत में क्या निकाली गई है, भारत में इस प्रकार की एक रेखा निकाली गई है। भारत में क्या निकाली गई है, इस प्रकार की एक रेखा निकाली गई। इस प्रकार की क्या निकाली गई है, एक रेखा निकाली गई इस प्रकार की। भारत में क्या निकाली गई है बच्चे, इस प्रकार की एक रेखा निकाली गई है। और यह रेखा कौन सी है बताओ, खड़ी रेखा है तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि गुरुजी यह रेखा तो 82.5 डिग्री है, मतलब कौन सी है, देशांतीय रेखा है। देशांतीय, वो कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री। कितने पर, 82.5। कौन सी, पूर्वी। कौन सी रेखा, देशांतरीय रेखा। कौन सी है, देशांतरीय रेखा है। 82.5 पूर्वी देशांतरीय रेखा है। कितने राज्यों से, प्रश्न यहीं से बनेगा। इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, IST। हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इस रेखा को बोलते हैं IST या भारतीय मानक समय। क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय। क्या बोलते हैं, भारतीय मानक समय इसे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, भारतीय मानक समय कहते हैं। कितना है, कितने पर है, 82.5 डिग्री पर है। अच्छा, 82.5 का यदि हम टाइम निकालेंगे तो टाइम निकालना तो मैं बाद में सिखाऊंगा, आप टाइम लिख लीजिए। 5.5 घंटे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 5.5 घंटे प्लस। आपने कभी मोबाइल में टाइम सेट किया होगा तो उसमें दिखाता है प्लस 5.5 घंटे और कोष्टक में लिखा रहता है GMT। किससे, GMT से 5.5 घंटे भारत का समय क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब यहां से बच्चों और प्रश्न क्या बनते हैं, और प्रश्न आप समझना, और प्रश्न यहां से बनेंगे कि यह GMT जो रेखा है यह कितने राज्यों से निकलती है। आपसे प्रश्न बनेगा कि जो GMT रेखा है वो कितने राज्यों से निकलती है। तो GMT रेखा ये निकलती है आपके कितने राज्यों से, 5 राज्यों से निकलेगी। कितने राज्यों से निकलेगी बच्चे, 5 राज्यों से ये GMT रेखा निकलेगी। कहां से, सबसे पहले यहाँ पे यूपी के बाद क्या होगा, एमपी से अलग हुआ था एक राज्य छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के बाद निकलेगी कहां से, या उड़ीसा से। कहां से निकलेगी, उड़ीसा से। और फिर एक राज्य होगा आपका कौन सा, आंध्र प्रदेश। कहां से निकलेगी, आंध्र प्रदेश। कहां से निकलेगी बच्चे, आंध्र प्रदेश। मतलब 5 राज्यों से यह रेखा निकलती है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ GMT रेखा कितने राज्यों से निकलती है, तो 5, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक प्रश्न आपसे बनेगा। एक और प्रश्न बनेगा कि भारत में GMT कहां से निकलती है। भारत में GMT कहां से निकलती है, तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा, इलाहाबाद के निकट क्या पड़ता है, नैनी पड़ता है, वहां से ये क्या होती है, GMT निकलती है। तो मैं अगला प्रश्न लिख रहा हूं यहां पर कि भारत में GMT नहीं मतलब IST, भारत में IST रेखा इलाहाबाद के, आज इलाहाबाद का नाम क्या हो गया, प्रयागराज के निकट नैनी से निकलती है। कहां से निकलती है, नैनी से निकलती है। ये प्रश्न आपको याद है। कई किताबों में आपने ये भी देखा होगा, अन्य किताबों में यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, अन्य किताबों में मिर्जापुर भी मिलेगा। तो वो फिर वहां पे आप देखना, मिर्जापुर और नैनी दोनों एक साथ में नहीं होगा, मिर्जापुर भी आपको आंसर मिल सकता है। ठीक है, मिर्जापुर भी आपको आंसर मिल सकता है, तो उसको भी आप द्वितीय प्राथमिकता पे आप रख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपके हो गए। एक और चीज आप याद रखेंगे
अब मैं आपको और चीज इसी में समझाने का प्रयास करता हूं बच्चों। एक और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कि भारत का जो पश्चिमी छोर है, यहां पे समझो आप, भारत का ये कौन सा है? पश्चिमी छोर है। ये पूर्वी छोर है और ये कौन सा है? पश्चिमी छोर। यदि कोई व्यक्ति पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर की ओर आता है, ध्यान से समझो, कोई व्यक्ति पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर की तरफ आता है, तो दोनों का जो समय अंतराल होगा वो कितना है? वो समय अंतराल कितना है? तो यहां पे मतलब ऐसे समझो आप कि यहां पे यदि सूर्य, मैं चित्र बना रहा हूं, ठीक है, ये हमारा भारत है। मैं बार बार इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं आपको चित्रों के माध्यम से आपको बताऊंगा, और बाद में भी चित्रों के माध्यम से बताऊंगा, तो आपके जो प्रश्न है वो आपसे अच्छे से बनने लगेंगे। बात को समझो। यदि यहां पर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य कितने बजे उगता है? सूर्य 5 बजे उगता है। कितने बजे? सूर्य कितने बजे उगता है? 5 बजे। कौन उगता है? सूर्य उगता है। कौन उगता है? सूर्य 5 बजे उगता है। तो जब सूर्य यहां पे 5 बजे होगा, तो यहां पे जो सूर्य होगा गुजरात में, यहां पे जो सूर्य होगा वो 2 घंटे की देरी से उगेगा। मतलब 5 2 कितने बजे? 7 बजे यहां पे उगेगा। कितने बजे उगेगा? 7 बजे। मतलब दोनों का जो समय अंतराल है यहां पे पूरब, ये क्या है? ये आपका पूर्व है बच्चे, और ये आपका क्या है? पश्चिम है। ये आपका क्या है? ये आपका पश्चिम है। ये क्या है? आपका पश्चिम। तो पूरब और पश्चिम के बीच में जो समय अंतराल है वो 2 घंटे का समय अंतराल है। प्रश्न बनता है यहां से, 2 घंटे का समय अंतराल है। क्या है बच्चे? समय अंतराल है 2 घंटे का। 2 घंटे का समय अंतराल है पूरब और पश्चिमी छोर, मतलब पूर्वी एवं पश्चिमी छोर में। किसमें बच्चे? पूर्वी एवं पश्चिमी छोर में। पश्चिमी छोर में कितना समय अंतराल है? 2 घंटे का समय अंतराल है। आप सोचोगे कि गुरुजी इसे निकाला कैसे, तो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि कैसे निकाला। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर होगी। आईएसटी आपको क्लियर हो गया। ध्यान से समझो, मैंने आपको क्या बताया कि भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, भारतीय मानक समय होता है, ये भारत का समय निर्धारित करती है, और इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। विश्व का समय निर्धारित कौन करती है? जीएमटी करती है, ग्रीनविच मीन टाइम करती है। और जीएमटी ये विश्व में जो 0 डिग्री देशांती है उसे माना गया है। और यह ग्रीनविच जो रेखा है यह वेधशाला है, मतलब ग्रीनविच वेधशाला है लंदन से, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। जब कोई व्यक्ति जीएमटी से पूर्व की ओर जाता है तो समय प्लस होता है, पश्चिम की ओर जाता है तो समय क्या होता है बच्चे? माइनस होता है। भारत का जो आईएसटी है, अब किसी व्यक्ति को पूर्व में पहुंचना है तो उसे 82.5 डिग्री पर पहुंचना पड़ेगा। मतलब भारत का जो समय निर्धारित किया गया है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को निर्धारित किया गया है। आईएसटी कहा जाता है, उसका नाम क्या है? आईएसटी है। और समय कितना बढ़ेगा? 5.5 घंटे बढ़ जाएगा जीएमटी से। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। भारत में जो आईएसटी है ये रेखा 5 राज्यों से निकलती है, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, 5 राज्यों से निकलती है। इसका समय कितना है? 5.5 घंटे है। और यह कहां से निकलती है? भारत में नैनी के निकट से निकलती है। नैनी के निकट से निकलती है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको क्लियर होंगे। इसके बाद मैंने आपको 2 घंटे का समय अंतराल बताया कि यदि कोई व्यक्ति पूरब में है और कोई व्यक्ति पश्चिम में, तो उसे 2 घंटे पहले समय क्या हो जाएगा? उसे मतलब सूर्य यहाँ पे 5 घंटे, मतलब दोनों का समय कितना होगा? अंतराल कितना हो जाएगा? 2 घंटे का समय अंतराल लेगा। सूर्य वहां पे 2 घंटे पहले और यहाँ पे क्या निकलेगा बच्चे? 2 घंटे बाद में निकलेगा। अब बात को समझो, मैं बहुत अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूं। बात क्या है? यदि आप समझो इस बात को, मैंने कहा कि 360 डिग्री है, 360 डिग्री, और 360 यदि पृथ्वी अपने स्थान पर रोटेट होती है, अपने स्थान पर क्या करती है? ऐसे घूमती है। पृथ्वी अपने स्थान पर ऐसे घूमती है, और ऐसे घूमती है तो 24 घंटे में एक परिक्रमा कर लेती है। मतलब 24 घंटे में अपने ही स्थान पर क्या कर जाती है? घूम जाती है 24 घंटे में। बात को समझो, 24 घंटे में घूम गई। ध्यान से समझना, 360 डिग्री यदि कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो 24 घंटे का समय लगता है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे 12 घंटे घुमाना है, तो मैंने कहा कि 180 घंटे घुमाना है तो कितना लगेगा? 12 घंटे। अब मैंने कहा कि मुझे 90 डिग्री घुमाना है, तो 90 डिग्री घुमाने के लिए कितना लगेगा? 6 घंटे। मैंने कहा 6 घंटे। अब मैंने कहा 6 घंटे। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मुझे कितना घुमाना है? मुझे मैंने तो ये समय है, ये तो 24 घंटे है भाई, ये कितना है? डिग्री है, घूम रहा। अब मैंने कहा
कि मैं 1 घंटे में कितने डिग्री घुमा पाऊंगा, 1 घंटे में मैं कितने डिग्री घुमा पाऊंगा। तो मैंने इससे काट दिया 15 छक्के 90, तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 1 घंटा, यहां पे 1 घंटा आ जाएगा और यहां पे बच्चे कितना आ जाएगा 15 छक्के, तो 15 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में वह ऑब्जेक्ट कितना घूमेगा, 15 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा, केवल 15 डिग्री घूमेगा। अब बात को समझो, मैं यदि 1 घंटे को मिनट में बदल दूं तो कितना हुआ, 60 मिनट। तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरुजी 60 मिनट में केवल पृथ्वी कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। अब मैं इसी को यदि कन्वर्ट कर दूं, मैं एक कन्वर्ट कर दूं, अब मैंने कहा तो फिर ये बताओ 1 डिग्री घुमाना है मुझे, कोई ऑब्जेक्ट 1 डिग्री घुमाना है। अब मुझे 1 डिग्री घुमाना है तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो आप इसको यहां से काट सकते हो, 15, इसको काटोगे आप 15 चौका 60, तो 4 मिनट, 4 मिनट कितना समय लगेगा, 4 मिनट में, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगा। कितना घूमेगा, 4 मिनट में बच्चे क्या घूमेगा, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगा। अब मैंने कहा कि भारत का समय 82.5 डिग्री, भारत का समय कितना है बच्चे, 82.5 डिग्री है। ध्यान से समझो। अब एक कंसेप्ट जो है अब आपको आगे मैं लेके जा रहा हूं। मैंने कहा कि भारत का जो समय है, भारत का जो समय है, भारत का समय कितना है, भारत का समय बताना मुझे। भारत का समय है मतलब कौन सी रेखा को माना गया, 82.5 डिग्री को माना गया। मैंने कहा 82.5 डिग्री को माना गया और 82.5 डिग्री को क्या माना गया है, भारत का समय। तो बताओ 1 डिग्री कितने मिनट में घूमता है, तो आपने कहा 1 डिग्री 4 मिनट में घूमता है। मैंने 4 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो 4 पंचे 20, 0, ठीक है, 4 पंचे 20 कितना हो जाएगा, मतलब 5 चौका 20, 0, 4 दूनी 8, 9 10 को 0, हंसलाई 1, फिर इसके बाद 8 16 8 24, 8 चौका 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। कितना आ गया, 3300 आ गया। कितना आ गया, 3300। इसका मतलब कि ये मिनट था और ये मतलब 82.5 डिग्री घूमने के लिए कितने मिनट चाहिए, 33 मिनट चाहिए। कितने चाहिए बच्चों, 33 मिनट चाहिए। अब मैं इस 3300 मिनट को 3300 मिनट को 3300 मिनट को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, मैं घंटे में कन्वर्ट कर दूं। मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, घंटे में। तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितना करना पड़ेगा, 60 से मैं क्या करना पड़ेगा, भाग से। तो मैं 6 से 6, तो ये मतलब 0 से 0 मैंने ये काट दिया, ठीक है। और 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, कितना बचेगा बच्चे, कितना बचेगा 3, यहां से ये कट जाएगा, 3 से 3 बचेगा 3, यहाँ पे 30। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, अब बताओ। ये 5 क्या हो गया, 5 घंटे हो गया और ये क्या हो गया, 30 मिनट हो गया। कितना हो गया, 5 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का समय 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री जो समय है, इसका मतलब 82.5 डिग्री जो रेखा है वो कितना समय दर्शाएगी, वो 5 घंटे 30 मिनट। और यही बताने का मैंने प्रयास किया है, मैंने यही बताने का प्रयास किया है कि आप यहां पर देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे कि 82.5 डिग्री कितना समय बताएगी, 5.5 घंटे। मैं केवल इतना समझाना चाह रहा हूं बच्चों कि जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो मैं विथ प्रूफ की बता रहा हूं, विथ प्रूफ की मैं आपको ये चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप प्रूफ देखते जाइए कि ये कैसे प्रूफ हो रही है। तो आपको क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। कोई डाउट हो तो आप मुझसे अभी भी बता सकते हैं कि गुरुजी मुझे ये डाउट है, ठीक है। यदि मुझे आप ध्यान से सुन रहे हैं तो मैं भी विश्वास दिलाता हूं कि आप ये चीजें आप जरूर अच्छे से सीख कर जाएंगे, ठीक है। एक और पॉइंट है आपका था ये बच्चों कि यहां पे जो समय है, यहां पे कितना है, यहां पे जो समय है वो है 61 डिग्री 7 मिनट। और यहां पे जो समय था, यहां पर मतलब पूर्वी छोर का जो समय था वो था कितना, 97 डिग्री 25 मिनट। कितना था, 97 डिग्री 25 मिनट। आप इस समय को इस समय में से घटा देना और उसमें क्या कर देना, 4 का गुणा कर देना, 4 का गुणा कर देना, जो भी यहां पे आएगा 4 का गुणा कर देना, लगभग 2 घंटे का समय अंतराल निकल आएगा। क्या निकल आएगा, 2 घंटे का क्या निकल आएगा बच्चों, 2 घंटे का समय अंतराल आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चों यहां तक, चलो बताओ जल्दी, क्लियर है। इसके बाद मैं अगले पॉइंट की चर्चा करता हूं। बनू तो मैं आगे, ठीक है, ठीक है, मजा आ रहा है ये बताओ।
ऐसा तो नहीं लग रहा कि सर बोरियत महसूस हो रही है। चलो अगली चर्चा मैं करता हूं कर्क रेखा की। अगली हेडिंग डालेंगे आप क्या, कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा, कर्क रेखा, ये भारत की कर्क रेखा की बात हो रही है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, आपने देखा था जब मैंने आपको बार बार मैं ये चित्र बना रहा था, जब मैं बार बार आपके सामने ये चित्र बना रहा था, तो उसमें चित्र में मैंने आपको बताया था कि यहाँ बीचों बीच से एक रेखा निकलती है 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पर एक रेखा निकलती है जिसे हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे, 0 डिग्री पर हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं या विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर यदि बच्चे देखेंगे तो इसके ऊपर जो रेखा है वो कौन सी है, कर्क रेखा है। कौन सी है, कर्क रेखा है। और कर्क रेखा कितने पर है, 23.5 डिग्री पर। कितने पर है, 23.5 डिग्री पर। उसके नीचे जो रेखा है वो रेखा कौन सी होगी, 23.5 डिग्री पर आपकी कौन सी रेखा हो जाएगी, मकर रेखा। कौन सी हो जाएगी, मकर रेखा हो जाएगी। और भारत हमारा इसी कर्क रेखा पर है। भारत हमारा कहां पर है, इस कर्क रेखा पर है। कर्क रेखा इसके बीचों बीच से क्या होती है, गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा, भारत में बच्चे कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा कितने पर है, 23.5 डिग्री। कितने पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। कितने पर है बच्चे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से यह होकर गुजरती है, भारत के कितने राज्यों से, भारत के कितने राज्यों से होकर यह गुजरती है। तो हमारा जवाब है 8 राज्यों से। कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चे, 8 राज्यों से यह भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है। 8 राज्यों से यह भारत की कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान से समझो आप, 8 राज्य कौन कौन से हैं, मैं वो 8 राज्य में आपको बता दे रहा हूं। मैं प्रत्येक चीज में चित्र के माध्यम से इसलिए बताता हूं कि ताकि आपको वो चीज याद रहे। बताने के लिए तो बिना चित्र के भी डायरेक्ट बताया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि हम लोग अधिकांश चीजें क्या करेंगे, हम लोग चित्र के माध्यम से पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। यहां से यदि आप देखेंगे, यहां से यदि आप देखेंगे तो यहां से एक रेखा ऐसी निकलती है। यहां से क्या होगी, एक रेखा आपको ऐसी निकलती हुई दिखाई देगी। और ये जो रेखा है, यह जो रेखा है, यह 23.5 डिग्री, यह 23.5 डिग्री कौन सी है, 23.5 डिग्री पर कौन सी है, कर्क रेखा है। कौन सी है, कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से निकली है, 8 राज्यों से निकली है। कितने राज्यों से निकली है, 8 राज्यों से। बात को समझो। यहां पे एक राज्य होगा आपको कौन सा, यहां पे एक राज्य मिलेगा आपको गुजरात। कौन सा मिलेगा, गुजरात। एक गुजरात मिलेगा। फिर इसके बाद एक राज्य मिलेगा राजस्थान। फिर एक राज्य आपको मिलेगा यूपी। एक राज्य मिलेगा आपको क्या, छत्तीसगढ़। क्या मिलेगा आपको, छत्तीसगढ़ मिलेगा। फिर एक राज्य मिलेगा आपको कौन सा, झारखंड मिलेगा। क्या मिलेगा, झारखंड। एक राज्य मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक है। अब यहां पे एक राज्य मिलेगा, ये जो राज्य मिलेगा यहां पे मिलेगा त्रिपुरा। कौन सा मिलेगा, त्रिपुरा। और एक राज्य यहां पे मिलेगा आपको कौन सा, मिजोरम। तो कितने राज्य हो गए, 8 राज्य हो गए। ये 6 राज्य ये हो गए और 2 राज्य ये हो गए। 8 राज्यों से भारत की कर्क रेखा निकलती है। लेकिन आप भूल जाओगे, मुझे पता है। क्यों भूल जाओगे, क्योंकि अभी राज्य याद नहीं है। राज्य में आपको आगे चल के सिखाऊंगा। ठीक है, चलो ध्यान से समझो। मैं ये ट्रिक लिख रहा हूं, मगरमच्छ, मगरमच्छ झपटा, झपटा। ये ट्रिक है आपकी किसकी, ये ट्रिक है आपकी किसकी, कर्क रेखा की। तो मां से क्या हो जाएगा, मां से एमपी हो जाएगा, मतलब मध्य प्रदेश हो जाएगा। गा से क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात। रा से क्या हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। मां से क्या हो जाएगा, एक मां से क्या हो जाएगा, मिजोरम। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। छा से क्या होगा, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। झा से क्या हो जाएगा, झारखंड। झा से क्या हो जाएगा, झारखंड। पा से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। और टा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा, टा को टी कर देना तो त्रिपुरा टी से स्टार्ट होगा। तो टा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। तो भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से निकलती है, जिसकी ट्रिक मैंने आपके सामने लिख दी है। और वो ट्रिक कौन सी है, मगरमच्छ झपटा। ट्रिक कौन सी है मेरे बच्चे, मगरमच्छ झपटा। 1-2 प्रश्न और आपसे पूछे जा सकते हैं कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में
आपस में एक दूसरे को कहां काटते हैं? कौन सा समय? ध्यान से समझो। मानक समय रेखा, मानक समय, मानक समय और कर्क रेखा, और कर्क रेखा, कर्क रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं? किस राज्य में काटते हैं? तो इसका आंसर होगा बच्चे, इसका आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ में। कहां काटते हैं? छत्तीसगढ़ में काटते हैं। कहां काटते हैं? छत्तीसगढ़ में काटते हैं। ठीक है। एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि वह पड़ोसी देश, वह पड़ोसी देश जहां से कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, तो वो पड़ोसी देश हमारा क्या होगा? आंसर में बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न और बच्चों आप यहां पे याद रखेंगे, वो प्रश्न आपका ये होगा कि पूर्वोत्तर, वह पूर्वोत्तर राज्य जहां से कर्क रेखा निकलती है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में आपको एक मिजोरम याद रखना है और एक क्या याद रखना है? त्रिपुरा। ये क्या हो जाएंगे? पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो हो जाएंगे कौन सा? एक हो जाएगा बच्चे मिजोरम और एक हो जाएगा क्या? त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। क्लियर है बच्चों? बताओ, समझ में आ रही है बातें? ठीक है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है। क्या क्या हम लोगों ने देख लिया है। भारत की भूगोल की दूसरी क्लास थी। ठीक है। ये चीज तो हमने कल देखी थी। ठीक है। ये चीज तो हमने कल देखी थी। ठीक है। आज हमने ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हमने बता दिया आपको। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु और भारत का दक्षिणतम बिंदु, सारे पॉइंट मैंने आपको क्लियर करवा दिए। इसके बाद मैंने ये चीजें भी आपको बताई कि क्षेत्रफल वगैरह, ये संसार की कुल जनसंख्या वगैरह मैंने आपको। फिर इसके बाद भारत का जो समय है IST वो बताया, GMT भी मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद लास्ट में मैंने आपको क्या बताया है? भारत की कर्क रेखा बताया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए क्लास हम लोग यहीं अब समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जरूर मैं कुछ बेहतर बताने का आपको इस साथ प्रयास करूंगा। और आज भी मैंने जो बताया है वो मैंने मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि आपको क्लास जरूर आपको पसंद आएगी। ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना आप। धन्यवाद। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं कल। ओके, ठीक है। थैंक यू।